Festival Director, Mr. Rajesh Sharma, join the stage. Let's do this, come on! Woo! So welcome to the 9th edition of Dehradun International Film Festival. Big round of applause. मैं समय हूँ। जब भी मैंने बचपन में सुना है, अब पता चल गया मुझे टीवी के आगे बैठना है और महाभारत देखनी है। सबसे पहले आपने महाभारत में युधिष्ठिर के कैरेक्टर का रोल प्ले किया कि हम सबके दिलों में बस चुका है, सभी के। अभी आपके हिसाब से ऐसा कैरेक्टर निभाना जिसे लोग आई वुड से युगों युगों तक याद रखें, तो इसके लिए आपने आप लोग खुद को प्रिपेयर कैसे किया? अच्छा वो आपने बचपन में देखा। बड़े होके देखते तो कोई सीख जाते। आपका क्वेश्चन जो है बहुत वाजिब है, और युधिष्ठिर का जो रोल है वो निभाना इतना आसान नहीं था। वो अभी किसी ने एक आर्टिकल भी लिखा है मेरे ऊपर कि युधिष्ठिर होना इतना आसान नहीं है। सबसे पहली प्रॉब्लम तो ये थी कि मैं अपने घर में सबसे छोटा हूँ और सबसे बड़े का रोल निभा रहा था। उस संवादों को उसी रूप में डिलीवर करना, हमारे जो डायरेक्टर साहब थे और राइटर साहब थे, डॉक्टर राही मासूम रज़ा साहब और रवि चोपड़ा साहब, उन्होंने बहुत मदद की सब कलाकारों की, और उनको जो है उस किरदार में जाने में सहायक हुए ताकि हम उस रोल को बखूबी निभा सकें। और वही दोनों जो हैं मुझे लगता है एक कारण है कि हमारे जो किरदार थे वो इतने उभर के आए और लोगों के दिल में बस गए। दिल में इसलिए बच गए क्योंकि आपने देखा होगा कि उसके बाद भी 5 बार महाभारत बन चुकी है, लेकिन कोई भी महाभारत अभी तक लोगों के दिलों में राज नहीं कर रही है। हमारी महाभारत के विषय में तो कहते हैं वो ओरिजिनल महाभारत। कभी कभी अपने आप को डाउट होने लगता है। मैं तो एयरपोर्ट पे जो ऑडियंस आके कई बार आप लेट हो रहे होते हैं, भाग रहे होते हैं। अभी रिसेंटली कुछ 1-1.5 महीना पहले दिल्ली एयरपोर्ट पे एक पंजाबी लेडी आई और मुझे ज़ोर से पकड़ के घुमा दिया। ए तू युधिष्ठिर है? मैंने कहा जी मैंने रोल किया। नहीं तू ही है युधिष्ठिर। लो जी भाई, मानना पड़ा, क्या करें। तो ये लोगों की भावनाएं हैं एक्चुअली। तो ये सब हुआ तो मैंने शायद अपनी कोशिश की कि उसको बखूबी निभा सकूं। सर इस बात से तो मैं भी सहमत हूँ कि घर वाले मम्मी पापा भी कहते हैं कि जो पहली महाभारत बनी है उससे टक्कर का कुछ भी नहीं है। अच्छा, अभी आपकी कैरेक्टर की भी बात कर ही रहे हैं, तो एक कैरेक्टर को सर तैयार कैसे करते हैं आप? अगर हम बच्चों की लैंग्वेज में कहें तो आपका होमवर्क क्या रहता है कि आपको महाभारत में युधिष्ठिर बनना है, तो आपका होमवर्क क्या रहेगा? हाउ डू यू स्टडी? देखिए ऐसा होता है जब कोई भी रोल एक कलाकार को मिलता है ना, जैसे आर्किटेक्ट होता है ना कि उसकी मेजरमेंट देता है, ऐसे ही उस किरदार के पैरामीटर्स होते हैं कुछ, कि आप अपने आप से सवाल पूछिए कि आपको सत्य बोलना है, आपको धर्म के मार्ग पे चलना है, आपको किसी को परेशान नहीं करना है, आपको दुनिया में शांति कायम रखनी है। ये सारे सवाल आपके दिमाग में चलेंगे तो आप जो है अपने बॉडी लैंग्वेज के संवादों का ना एक पैरामीटर बनाते हैं अपने आप में, और वो पैरामीटर के अंदर रह के जब आप पहला शॉट देते हैं और डायरेक्टर कहता है ओके यही चाहिए था, मतलब है कि आपका जो पैरामीटर है वो बिल्कुल उस रोल के मुताबिक है। इसलिए वो जो नाप जोड़ होता है ना, इमेजिनरी होता है वो एक कलाकार के लिए, मुझे उम्मीद है यहाँ सब बच्चे जो हैं कला से जुड़े हुए बच्चे हैं, और मुझे खुशी हो रही है कि मैं इनके सामने बात कर पा रहा हूँ। जो पैरामीटर्स होते हैं ना वो हर आर्टिस्ट को, आपने देखा होगा वही रोल अमिताभ बच्चन ने जब किया तो अलग तरीके से किया, दिलीप कुमार ने जब किया तो अलग तरीके से किया, शाहरुख खान साहब ने किया तो अलग तरीके से किया। एक्टर बदल जाएगा लेकिन उस किरदार के जो पैरामीटर्स हैं वो हर एक्टर के अपने होंगे, और वो फिल्म का हिट होना भी उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो किरदार जो है उस पैरामीटर के अंदर है या नहीं है। महाभारत में आपने देखा होगा कि एक सिग्नेचर ट्यून जो है हर किरदार के अलग होती थी, क्योंकि हर किरदार अलग होता है, उसके पैरामीटर्स अलग होते हैं। तो वो पैरामीटर्स के साथ साथ फिर बाकी चीज़ें जो टेक्निकल होती हैं वो उसमें हेल्प करती हैं कि बैकग्राउंड म्यूज़िक अच्छा होता है, सिग्नेचर ट्यून होती है,
आपने देखा होगा जब शकुनी आता था तो किस तरह का म्यूज़िक होता था, कृष्ण आते थे तो कैसे होते थे, युधिष्ठिर आते थे तो कैसा म्यूज़िक होता था। वो उसका सपोर्टिंग चीज़ें हैं, लेकिन परफॉर्म तो एक्टर को ही करना पड़ता है। बल्कि मैं आजकल हरियाणा में एक यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर हूँ। वहाँ पे गांव में जाओ ना तो लोग मुझे गाली देते हैं, कह रहे भाई तुमने तो महाभारत का नाश कर रखा है। मैंने बोला क्यों भाई, नाश क्यों कर रखा है? कह रहा जब भीम और अर्जुन लड़ने जाते तू रोक देता था उन्हें। कह रहा भाई लड़ने खत्म हो जाएगी बात एक झटके में। तो ये एटीट्यूड है उस स्टेट का, वहाँ की कल्चर का। मैंने उनसे कहा अगर वो दोनों लड़ लेते और मर जाते एक दूसरे तो फिर महाभारत में क्या देखते आप? तो महाभारत को आगे बढ़ाने के लिए तो कहानी को आगे चलना ज़रूरी है ना। तो हर सिचुएशन में जो होता है कि वो आप उन दायरे में रह के काम करें, और वो हमने कोशिश की है। इसलिए मुझे लगता है कि देखिए आजकल क्या होता है, 5 लोगों को कन्विंस करना मुश्किल होता है। 140 करोड़ हिंदुस्तानी और कम से कम भी कई सौ करोड़ बाहर विदेश में जो भारतीय रहते हैं, उन सबको कन्विंस करना बड़ा मुश्किल काम होता है। मैं एक आपको लंदन का किस्सा बताता हूँ। मैं लंदन से वापस आ रहा था, जो चेक इन काउंटर पे फॉरेनर बैठा था, अंग्रेज़ बैठा था एक, वो अंग्रेज़ मुझे बड़ा घूर घूर के देख रहा था। तो मैंने कहा यार हिंदुस्तानी होता और पहचानता तो समझ में आता था कि इसको महाभारत, लेकिन वो बहुत देर तक मुझे घूरता रहा। जब मेरी बारी आई चेक इन काउंटर पे तो उसने मेरे से एक सवाल पूछा। वो बोलता है कि आर यू द किंग हु डजंट टेल लाई? क्या आप वही राजा हैं जो झूठ नहीं बोलते? मतलब 6 बार बीबीसी के मेन चैनल पे महाभारत टेलीकास्ट हुई है। जिन अंग्रेजों ने हमारे ऊपर रूल किया, महाभारत ने उनके ऊपर रूल किया है। ये कितनी बड़ी बात है हमारे कल्चर की, हमारी आस्था की, हमारी सभ्यता की, हमारी संस्कृति की, कि वही सभ्यता जो है आज उनको रूल कर रही है। और उन्होंने भी महाभारत को देखा और अपनाया। हमारे लिए ये बहुत गर्व और गौरव की बात है। सर आपको मेरी उम्र से ज़्यादा आपको समय हो गया है इस इंडस्ट्री में काम करते हुए, 35 साल से ज़्यादा, और 600 से ज़्यादा टीवी एपिसोड्स। एक मिनट थोड़ा सा करेक्ट कर दूं मैं आपको। ये आप जो रिपोर्ट लेके आए हैं ना, गूगल से लेके आए हैं, और ये 2006 की रिपोर्ट है, उसके बाद का आपने गिना नहीं है। मैं थोड़ा सा करेक्ट कर दूं ताकि आप इसको आगे के लिए ठीक कर सकें। बिल्कुल सर। मैंने करीब 450 फिल्में की हैं, और देश की एक भी ऐसी भाषा नहीं है जिसमें मैंने काम नहीं किया। गढ़वाली में भी काम किया है, गढ़वाली में भी काम किया है। एक से डायलॉग, फेवरेट डायलॉग अगर आप। भैया गढ़वाली का डायलॉग कैसे बोल पाऊंगा? महाभारत के सुनाएंगे आपको, बेफिक्र रहो, जाने वाला नहीं हो बगैर सुना। और 1200 सीरियल तक तो मैंने गिने हैं, उसके बाद मैंने गिनना छोड़ दिया। तो 1200 से ज़्यादा सीरियल और 450 से ज़्यादा फिल्में, और उसके अलावा एक अलग मेरा, मैं उन बहुत ही सौभाग्यशाली आर्टिस्टों में से हूँ जिनको एक ही जीवन में 3 प्रोफेशन जीने का अवसर मिला। पहला था मेडिकल, मैं एम्स में पढ़ता था, मैं डिग्री ले चुका था रेडियोलॉजी में, और वहाँ से मैं फिल्म इंडस्ट्री गया, फिल्म इंटेलिजेंस इंस्टीट्यूट से डिप्लोमा लिया। उसके बाद मुंबई आया, फिल्मों में काम किया, और 2004 में आदरणीय हमारे अभूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी साहब के इशारे पर मैंने राजनीति को ज्वाइन किया। और उसके बाद मैं FTA का चेयरमैन बना, उसके बाद दूरदर्शन चेयरमैन बना, उसके बाद इस वक्त वाइस चांसलर हूँ एक स्टेट यूनिवर्सिटी का हरियाणा में। तो ये छोटा सा कैरियर है मेरा। और महाभारत का डायलॉग सुनना है तो किस किस को सुनना है पहले तो ये बताएं। महाभारत देखी किस किसने है? अच्छा, महाभारत की किसने है? सबके हाथ नीचे हो गए, किसी ने नहीं की है। और रोज करते हैं, झूठ बोलते हैं। कॉलेज स्टूडेंट महाभारत ना करे ये हो नहीं सकता। अरे हम जब कॉलेज में थे बहुत शोर मचाते थे, आप तो कम मचा रहे हो शोर। एक बार हो जाए जोर से।
भीष्म पितामह बैठे हैं शायद। भीष्म पितामह कौन बैठा है भाई? अरे एक को झेल झेल के परेशान हो गए, ये दूसरा कहाँ से आ गया? चलो एक संवाद। श्री राम ये जानते थे पांचाली कि मृग सोने का नहीं होता, फिर भी वो उसके आखेट पर चले गए। तो क्या वो केवल लोभ था? क्या स्वयं सीता जी ये नहीं जानती थी कि स्वर्ण मृग चिकारे जैसा कोई पशु नहीं होता? जो होने वाला होता है पांचाली, वो हमारे कर्मों का परिणाम होता है। उसे ना तुम रोक सकती हो और न मैं। इसलिए यहां से चले चलो, क्योंकि ज्येष्ठ पिताश्री को प्रतीक्षा करवाना मर्यादा का उल्लंघन होगा। पांचाली चलो। महाभारत युग में पहुंच गए। किसकी उम्र 36 साल से ज्यादा है? यहाँ कोई भी पैदा नहीं हुआ था तब, लगता है, जब पहली बार महाभारत टेलीकास्ट हुई है। गूगल ने भी शायद गिरना छोड़ दिया था जो आपने इन्फॉर्मेशन करेक्ट करी। अच्छा, अभी हम बात कर रहे हैं आपकी 1200 से ज़्यादा टीवी एपिसोड्स, इतना टाइम हो गया है। अच्छा, अभी अगर आपके पहली बार, अगर हम बड़े पर्दे की बात करें, जब पहली बार आपको मौका मिला बड़े पर्दे पर काम करने का, तो वो रोल क्या था एग्जैक्टली? वो समय क्या था, लम्हा क्या था? मेरी एक फिल्म थी मैं चुप नहीं रहूँगी, मैंने लखनऊ में शूट की थी और उसमें मैंने पहली बार एक विलन का रोल किया था। वो फिल्म जमुना हीरोइन थी उसमें पुरानी, और 4 विलन थे, उनमें से एक मैं था। वो मेरी पहली फिल्म थी। लेकिन उसके अलावा मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ। जो पहला मेरा टीवी सीरियल था, उसके बारे में ज़रूर आपको नहीं मालूम है, वो जानना ज़रूरी है। क्योंकि उसके अंदर जो थी ना, उसके नाम पे सब चिल्लाने वाले हैं अभी। सीरियल का नाम था पेइंग गेस्ट, राजश्री प्रोडक्शन, और उसमें गजेंद्र चौहान और माधुरी दीक्षित, और हम दोनों को 100 रुपए मिले थे एक्टिंग के। और उसके बाद उनका कैरियर कहाँ चला गया, हमारा कैरियर कहाँ चला गया। तो ऐसे शुरुआत हुई थी टीवी सीरियल की, और फीचर फिल्म की मैं चुप नहीं रहूँगी से हुई थी। और फिल्में मैंने बहुत की हैं। मेरी फिल्में ज़्यादा चली नहीं, कुछ चली है वो माइथोलॉजिकल चली है, जैसे जय माँ वैष्णो देवी, शिव महिमा, नागमणि, ये फिल्में चली। लेकिन माइथोलॉजी से एक्टर को बहुत कम फायदा होता है। महाभारत अपने आप में एक्सेप्शन है, वरना माइथोलॉजिकल सीरियल में पूरा जो कैरेक्टर होता है ना, वो पूरा क्रेडिट खा जाता है। अगर कोई शिव का रोल प्ले कर रहा है तो एक्टर को भूल जाते हैं, वो शिव को याद रखते हैं। तो ये थोड़ा सा दुर्भाग्यपूर्ण रहा, लेकिन महाभारत ने बहुत कुछ दिया। अच्छा, ठीक है। अभी सर मेरे को प्यारे प्यारे सूत्रों से या कहें गूगल से पता चला है कि आपको इनिशियली भगवान कृष्ण का रोल मिला था महाभारत के लिए, और आपने वो डिक्लाइन भी कर दिया था रोल। बिल्कुल बिल्कुल सही। ये मैंने ठीक सर्च किया ना? नहीं, इनकार नहीं किया। ठीक। जब महाभारत का सिलेक्शन शुरू हुआ तो 1984 में एक ऐड आई थी स्क्रीन के अंदर कि B.R. चोपड़ा लुकिंग एक्टर्स फॉर महाभारत सीरियल। तो उसमें सब ने अप्लाई किया था और करीब करीब 8 लाख एप्लीकेशंस आई थी उसमें। और उसकी कुछ रिक्वायरमेंट थी कि 6 फीट हाइट होनी चाहिए, गोरा कलर होना चाहिए, कर्ली हेयर प्रेफरेबली हो तो अच्छा है, आंखें युवराजों की तरह हों, नाक लॉन्ग नोज जो राजाओं की होती है वैसी हो। तो ये सब रिक्वायरमेंट थी। और वो 8 लाख में से शॉर्ट लिस्ट जब किया गया तो 8000 बची एप्लीकेशंस, और 8000 में से उन्होंने शॉर्ट कट किया तो 5000, 3500, और लास्ट 1500 जो उन्होंने सेलेक्ट किए वो 1500 के ऑडिशंस हुए। उसमें 2-3 महीने गए, और उसमें जब फाइनल लिस्ट आई तो सबसे ऊपर लिखा था गजेंद्र चौहान एज कृष्णा। ये आपकी बात बिल्कुल सच है। और उस वक्त नीतीश भारद्वाज जो हैं जिन्होंने कृष्ण किया, वो विदुर का रोल कर रहे थे। तो उसके बाद तो बहुत बदलाव आया, क्योंकि रामायण से पहले महाभारत टेलीकास्ट होने वाली थी, और किसी कारणवश महाभारत जो है रामायण के बाद आई। और ताकि तब तक बहुत सारे किरदार, जैसे जूही चावला जो हैं वो द्रौपदी थी मेरे साथ बाद में,
लेकिन जूही ने भी क़यामत से क़यामत हिट हो गई थी तो उसने छोड़ दी वो पिक्चर। और जैसे गोविंदा था, अभिमन्यु कर रहा था गोविंदा। गोविंदा वैसे मेरा बैचमेट है एक्टिंग क्लासेस में। उसने अभिमन्यु का छोड़ दिया क्योंकि उसकी भी 2-3 पिक्चरें तब तक आ गई थी, आग इल्ज़ाम और ये वो हिट हो चुकी थी, तो उन्होंने अपना फिल्मी कैरियर अपनाना चाहा। और फिर महाभारत डिले हो गई और मैं फिर साउथ में चला गया मलयालम फिल्में करने, और मैंने 23 मलयालम फिल्में की हैं। और उसके बाद जब वापस लौटे तो दोबारा ऑडिशंस हुए, फिर बलराम में शिफ्ट किया गया। बलराम मैंने मना कर दिया, मैंने कहा मैं बलराम का रोल नहीं करूँगा। उसके बाद एक दिन अचानक मुझे फ़ोन आया रवि चोपड़ा साहब का, डायरेक्टर जो थे, कि आई वॉन्ट टू ट्राई यू फॉर अनदर रोल। आई सेड व्हाट? बोले युधिष्ठिर। मैंने कहा आई एम नॉट इंटरेस्टेड बिकॉज आई वॉज मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर कृष्णा's रोल। तो he said no, try once because this is also a major role and the story moves with him. Then he called me, explained me everything, then he took the audition in the costume, और फिर वैसा ही लुक जो आपने सीरियल में बाद में देखा वैसा ही लुक देके फाइनल ऑडिशन हुआ। और हमारे यहाँ पंडित नरेंद्र शर्मा जी थे जो बहुत ही विद्वान व्यक्ति थे, जो राइटर थे महाभारत के, वो जिन्होंने गाना लिखा है ईश्वर सत्य है सत्य ही शिव है, तो वो जो है फाइनल अथॉरिटी थे महाभारत के कैरेक्टर्स, 12 मेन कैरेक्टर्स को फाइनल करने में। तो जब मैं उनके पास गया तो उन्होंने मुझे देखा कॉस्ट्यूम में और फिर अपने ट्रांस में चले गए और बोले कि युधिष्ठिर जो हैं अपने रथ से उतरे और कौरवों की तरफ चले गए, युद्ध की तैयारियां हो रही हैं, और पूरी कहानी बोलते रहे। और अचानक मुझे देखा और बोले यही है मेरा युधिष्ठिर। और 17 अगस्त 1988 को ये रोल फाइनल हुआ और अक्टूबर 88 में मैंने शूटिंग शुरू की और 2 अक्टूबर 88 को महाभारत का टेलीकास्ट शुरू हो चुका था। इसके पीछे एक कहानी है, वो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। महाभारत जब टेलीकास्ट होना था तो 30 सितंबर को एक बहुत बड़ी पार्टी हुई थी मुंबई में, लॉन्चिंग ऑफ महाभारत। लेकिन गवर्नमेंट को जब महाभारत का पहला एपिसोड प्रीव्यू किया गया तो राजीव गांधी की गवर्नमेंट थी, तो उन्होंने जब देखा तो उन्होंने कहा कि ये टेलीकास्ट नहीं होना चाहिए, ये सीरियल जो है टेलीकास्ट नहीं होना चाहिए। कारण क्या था? उसमें राज बब्बर साहब जो है भरत का रोल कर रहे थे और उनका एक संवाद ऐसा था जो बहुत ऑब्जेक्शनेबल था कि राजा जो है योग्यता के आधार पे होना चाहिए, ना कि वंशवाद के आधार पे। और ये राजीव गांधी साहब को बहुत जोरों से चुभा, तो उन्होंने कहा ये टेलीकास्ट नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये निकाल दीजिए इसमें से। और उसके अलावा जो समय का चक्र था वो जनता दल का सिंबल था उन दिनों, तो उन्होंने कहा ये भी निकालो। अभी पूरे बने हुए में से कैसे निकालना होता है, कैसे, ये तो किसी को टेक्निक समझ नहीं आएगी, होता ही नहीं है, पॉसिबल नहीं है। तो उन्होंने 1 अक्टूबर को, 2 अक्टूबर से टेलीकास्ट डेट थी, 1 अक्टूबर को बैन लगा दिया कि महाभारत टेलीकास्ट नहीं होगी। तो B.R. चोपड़ा साहब ने कोर्ट में केस किया और उसी रात को 2:30 बजे सुनवाई हुई। तब तक अखबारों में छप चुका था कि कल से महाभारत नहीं आएगी, बल्कि आप 2 अक्टूबर 88 का जो अखबार कोई भी उठा के देखेंगे तो उसकी कवर स्टोरी थी कि महाभारत नॉट टू बी टेलीकास्ट फ्रॉम टुडे। और रात को सुबह जाके जजमेंट आया कोर्ट का और वो महाभारत के फेवर में आया, और सुबह 9 बजे मैं समय हूँ कि पहली आवाज़ जो है उस वक्त देशवासियों को सुनती। ये पॉलिटिकल मैटर है बेसिकली, लेकिन सच्चाई भी यही है। तो इस तरह से महाभारत, कहते हैं ना महाभारत जब होती तो अड़चनें आती हैं। पहले तो ये मान्यता था कि महाभारत को लोग घर में नहीं रखते, आज तो हर घर में महाभारत है। DVD पहुंच चुकी है, कैसेट पहुंच चुके हैं, YouTube पे लोग देखते हैं। किस कदर देखते हैं, कई लोग तो मुझे मिलते हैं कि अरे भाई मैंने महाभारत को 52 टाइम्स देखा है। तो मेरा सवाल रहता है 52 टाइम्स क्यों देखा, समझ में नहीं आती क्या? तो लोग देखते हैं, रिपीटेडली देखते हैं। बल्कि एक सुशील कुमार मोदी साहब डिप्टी CM हुए हैं बिहार के, एक बार मुझे दिल्ली एयरपोर्ट पे मिले और बोले कि भाई मुझे महाभारत की CD चाहिए।
तो मैंने पहुंचा दी उनके पास पटना। तो उन्होंने कहा अगली बार जब मिले ना, कहते तो तुमने मेरी एक प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। मैं जब वॉक करता हूँ, कार्डियो करता हूँ, तो एक सीडी लगा लेता हूँ टीवी पे, वो 40 मिनट की होती है और 40 मिनट में वॉक करता रहता हूँ। जो मैं पहले 20 मिनट वॉक नहीं कर पाता था, महाभारत देखते देखते जो है मेरा वॉक जो है बढ़ गया। तो ऐसे भी लोगों ने महाभारत का फ़ायदा उठाया। तो ये इन्वॉल्वमेंट है। और मैं आपको सच्ची बात बताता हूँ, रामायण और महाभारत इस देश की धरोहर है। जब से ये टेलीकास्ट हुआ है, इन दोनों धारावाहिकों ने दशा और दिशा बदल दी है इस देश की। और 80s का जो दौर था वो स्वर्णिम दौर था टीवी का। और उस वक्त जो बेस्ट टू बेस्ट सीरियल बने हैं, उसके बाद मुझे लगता है कि काफ़ी डिटोरेशन आ गई है। और इस वक्त बहुत अच्छे, बल्कि महाभारत को ही कई बार बनाने की कोशिश की, बना नहीं पाए लोग। तो जब तक किसी भी विषय में आत्मा नहीं होगी ना, हमने जब महाभारत की, महाभारत को जिया है, सुबह उठते हुए, शाम को सोते हुए। और मज़े की बात तो ये होती थी कि जिस दिन जिस एक्टर की शूटिंग नहीं होती थी, वो एक्टर भी सेट पे मौजूद होता था, ये देखने के लिए कि दूसरे एक्टर क्या कर रहे हैं, ताकि मैं उनको मैच कर सकूं। तो ये जो इन्वॉल्वमेंट थी ना, ये इन्वॉल्वमेंट आज के दौर में नहीं रही। आज के दौर में फास्ट फूड के जैसा हो गया है, एक दिन में 4-4 शूटिंग करते हैं। हमने उसको जिया, सुबह से 9 बजे से लेकर रात को जितने बजे भी बैकअप हुआ, वो महाभारत के दौर में रहे हम लोग। उसके संवादों को जिया, उसके सेट्स अच्छे बने, कॉस्ट्यूम बहुत अच्छे बने, एक्टर्स बहुत अच्छे सेलेक्ट हुए और राइटर बहुत अच्छे थे, टॉप के राइटर्स थे। तो ये जो दौर रहा, मुझे लगता है दोबारा शायद इस देश में आएगा नहीं, देश के इतिहास में कभी आएगा नहीं वापस। धन्यवाद इतना अच्छा सिनेमा देने के लिए। अच्छा सर, जाते जाते अभी आप देहरादून बहुत बार आ चुके होंगे, काफ़ी बार आए होंगे, तो आपको अभी ये तुलास का कैंपस कैसा लगा? देखिए, मैं जब रास्ते में आ रहा था तो मैंने कई यूनिवर्सिटीज़ के नाम पढ़े और ऐसा लगता है कि देहरादून जो है वो एजुकेशनल हब बन चुका है। ये बहुत अच्छी बात है। देश में शिक्षा को जिस तरह से स्तर बढ़ रहा है, जैसे हम सड़कें देखते हैं तो सड़कों में जो सुधार आया है, वैसे ही एजुकेशन में बहुत तेज़ी से सुधार आ रहा है। मतलब गवर्नमेंट बहुत जागरूक है एजुकेशन को लेके, कि आने वाली पीढ़ी को शिक्षा के विषय में जिस तरह से एनईपी लागू किया गया, अभी हमने अपनी यूनिवर्सिटी में एनईपी लागू कर दिया इस साल से। तो एनईपी के जो पॉइंट्स हैं वो आप देखेंगे तो वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि आने वाली जनरेशन को उससे कैसे फ़ायदा हो सकता है। तो जब जागरूक सरकार है अपने पास, तो वो डेफिनेटली शिक्षा को लेके भी बहुत जागरूक है और शिक्षा में बहुत सारा काम हो रहा है। और आने वाले, मुझे लगता है और 10-15 साल में बहुत सारा बदलाव आएगा और ये बेहतरी के लिए होगा, आने वाली पीढ़ी की बेहतरी। मैं बच्चों से एक बात शेयर करना चाहता हूँ कि ज़िंदगी में टैलेंट तो काम आता ही आता है, वो तो आपके पास है तभी आप यहाँ तक पहुँचे। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो है डिसिप्लिन। आप अनुशासन में रह के अपनी पढ़ाई कीजिए, आप देखिए आपके 4 चांद लग जाएंगे उस पढ़ाई को। क्योंकि अनुशासन जो है, अगर आप कोई सीख सकता है नागरिक, तो वो इसी स्तर पे सीख सकता है, स्कूल के लेवल पे सीख सकता है, कॉलेज के लेवल पे सीख सकता है। मैं अपने आप ही बच्चों को यही बताता हूँ कि आप आर्ट के फील्ड में जाना चाहते हैं, आर्ट में फिल्म इंडस्ट्री को बहुत अच्छा नहीं माना जाता बाहर जो एक इमेज है, लेकिन मैं आपको एक बात शेयर करना चाहता हूँ, उससे अनुशासित प्रोफेशन इस देश में नहीं है। जब कहा जाता है ना कि रात को कल सुबह 7 बजे की शूटिंग है, तो 7 बजे 200 लोग तैयार होकर काम कर रहे होते हैं। किसी और प्रोफेशन में नहीं होता। मैं आधा घंटा लेट हो गया था, मैं 1 घंटा लेट। फिल्म इंडस्ट्री में आप लेट नहीं हो सकते सेट पे। कितना अनुशासन है। और बातें हम लोग, गॉसिप मैगजीन आती है, पता नहीं क्या 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 उसमें कहा जाता है। हम लोग तो गॉसिप मैगजीन पढ़ते भी नहीं है ना, उसके विषयों को देखते हैं, क्योंकि हमें पता है असलियत क्या है। द मोस्ट डिसिप्लिन प्रोफेशन। और जो लोग आगे जाके एक्टर बनने का सपना देख रहे हैं, उनके लिए ये सलाह है मेरी कि ये वो प्रोफेशन है
जो जिंदगी में आपको सब कुछ देगा। इसके अलावा कोई प्रोफेशन आपको नेम, फेम, मनी, प्लेजर, ये चारों चीजें एक साथ नहीं मिलती है। सब मिल जाएगा, फेम नहीं मिलेगा। इसमें फेम भी है, आपको पूरा वर्ल्ड घुमाएगा प्रोड्यूसर, अपने पैसे पे लेके जाएगा, ठहराएगा, आपके खाने पीने का ध्यान रखेगा, उसके बाद में पैसे भी देगा आपको। तो इससे बढ़िया प्रोफेशन नहीं है, प्रोवाइडेड यू गेट ए गुड सक्सेस। और वो सक्सेस करने के लिए टैलेंट तो है ही है जरूरी, साथ में डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। डिसिप्लिन को आप स्कूल कॉलेज लेवल पे हमेशा मेंटेन करते रहिए। ये मेरा आखिरी सवाल था। धन्यवाद सारे जवाबों के लिए। और आपका सेनापति गूगल में कंप्लेन करेगा कि आर्टिकल में थोड़ा सा 1200 जोड़ दिया है। ऐसा है कि मैं तो 2 घंटे के लिए तैयार हो गया था, तो आधे घंटे में खत्म कर दिया। इतने लोग हैं, ऐसी ऑडियंस मिलती कहाँ है, बिना कहे ताली बजा रहे हैं। देखो, अच्छा एक बार सर आपके एक बार सभी प्लीज एक बार रिक्वेस्ट, एक जोरदार तालियां गजेंद्र चौहान जी के लिए।